Good morning, students. Students, can you hear me? Yes, Okay. Yes, ma'am. yes, Okay. Yes, ma'am. पढ़ाई हो गई? Are you doing revision at home? Are you people doing revision at home? कुछ पढ़ा? नहीं पढ़ा? Yes, ma'am. Not studying? अच्छा ठीक है. So today first let's revise opportunity cost theory. Please open in your notes. ये last topic था which we had discussed in the Zoom session. तो प्लीज ओपन. everyone might be having the notes for this क्योंकि इसके notes खुद मैंने क्लास में लिखवाए थे. Shall we start? Yes, Yes ma'am. or no? Did you get the notes in your copies? Okay, चलो स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी इज अ नियो क्लासिकल थ्योरी. नियो क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल फिर नियो क्लासिकल एंड देन कम्स मॉडर्न थ्योरीज. ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, ये दो थ्योरीज हैं जो नियो क्लासिकल थ्योरीज हैं. I repeat, opportunity cost theory and this reciprocal demand theory. These two theories are neoclassical theories. Opportunity cost theory was given by Herbler, right? It is there written Haberler. Sorry, it was given by Haberler. Next, what is opportunity cost? Opportunity cost क्या होता है? It means the cost of next best alternative foregone. यानी आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप गुड x बना लें या तो आप गुड y बना लें. पर स्टार्टिंग में आप सिर्फ गुड x बनाते थे. लेटर ऑन आपको नीड हुई कि वी हैव टू प्रोड्यूस गुड y ऑल्सो, तो आपने गुड x को सैक्रिफाइस किया, सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स ऑफ x को सैक्रिफाइस किया ताकि आप मोर एंड मोर y बना सकें. तो जो x को बनाने की कॉस्ट थी, जो अब आप नहीं बना रहे हैं, ऑल्टरनेटिव फोरगोन, x को आप फोरगो कर रहे हैं और उसकी जो कॉस्ट थी, अगर उसे बनाते तो जो उसकी कॉस्ट थी उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अंडरस्टूड? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? वो चीज जिसे आप छोड़ रहे हैं उससे उसकी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ कौन सा होता है? दैट इज पीपीसी. पीपीसी के थ्रू वी रिप्रेजेंट व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. क्लियर? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसके ग्राफ तीन तरह के बनते हैं. देयर आर थ्री शेप्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना? यू हैव ड्रॉन थ्री शेप्स. सबसे पहली कंडीशन होती है, क्या होती है? कांस्टेंट मार्जिनल कांस्टेंट लाइन या फिर कांस्टेंट शेप, जिसमें क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट. क्या लिखा था? पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, sacrifice of y is equal to gain of x. जितने यूनिट्स आप y के सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतने ही यूनिट्स आप x के बना रहे हैं. Here opportunity cost या marginal opportunity cost is constant. That's why PPC slopes downwards in a shape of a straight line. Clear? जब कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है तो सैक्रिफाइस ऑफ वन कमोडिटी इज इक्वल टू गेन ऑफ अदर कमोडिटी. एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट इसमें? यस और नो? नो मैम. चलिए No, ma'am.
हाँ, नेक्स्ट शेप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था क्या, बाय सैक्रिफाइसिंग सेम अमाउंट ऑफ y वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ x। जब हम y को पहले जितना सैक्रिफाइस कर रहे थे अभी भी उतना ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बट वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ x। तो यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, बट जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। वंस अगेन, बाय सैक्रिफाइसिंग सेम अमाउंट ऑफ y वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ x। हम ज्यादा x बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली सैक्रिफाइस कम कर रहे हैं, और जिससे हम सैक्रिफाइस करते हैं उसे ही तो हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सैक्रिफाइस कम है, गेन ज्यादा है, तो सैक्रिफाइस की कॉस्ट यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। So the curve of PPC will be convex to the origin, sloping downwards. The condition is called as increasing returns to scale. Why increasing returns to scale? Because आपने sacrifice कम किया है और आपको gain ज्यादा हुआ है। Sacrifice की cost is opportunity cost. Sacrifice कम है, that means क्या हुआ है, sacrifice कम है, इसका मतलब है opportunity cost is decreasing. Third condition में by sacrificing same amount of y you can produce less and less of x. तो gain हमें कम हो रहा है, sacrifice हमें ज्यादा है, तो यानी opportunity cost will be increasing. Understood? In this case, PPC is concave to the origin, sloping downwards. Understood? तो कैसे? By sacrificing same amount of y, you are producing what? Less and less of, क्या बोलते हैं? Less and less of x. तो by sacrificing same amount of y, you can produce less and less of x. तो आपका sacrifice क्या है? एक मिनट. By sacrificing same units of y, we can produce less of x. So marginal opportunity cost is rising. Why? क्योंकि हमें same y में हम कम x बना पा रहे हैं. Clear? And the condition is called as what? Decreasing returns to scale. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला शेप होता है कांस्टेंट, जितना सैक्रिफाइस उतना गेन. सेकंड आता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. कम सैक्रिफाइस पर क्या हो रहा है? गेन ज्यादा. तो कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस आपने जल्दी बोलो, याद हो जाना चाहिए. सैक्रिफाइस आपने कम किया. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम. नेक्स्ट में थर्ड सिचुएशन में आपने सैक्रिफाइस किया पर आप बना क्या रहे हो? कम एक्स ही बना पा रहे हो. तो कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. चलिए, तो ये हुई तीन कंडीशंस. उसके बाद हम समझते हैं, अरे सॉरी. हाँ, उसके बाद हम समझते हैं, क्या बोलते हैं, यस, यू राइट वन टॉपिक, छोटा सा ही है, प्लीज लिख लीजिए. जस्ट टू लर्न. अभी जो चीजें सिर्फ आपको लर्न करनी है, प्लीज राइट डाउन दोज थिंग्स. कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, नोट लिख लीजिए. कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व. Community indifference curve.
Yes, write down. It shows various combinations of two goods. It shows various combinations of two goods which give consumer same level of satisfaction. Which gives consumer same level of satisfaction. It shows marginal rate of substitution. It shows marginal rate of substitution, ब्रैकेट में MRS. चलिए, क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? एक कर्व जो ये शो करता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which will give me या which will give any consumer same level of satisfaction. मतलब मान लेते हैं पहला कॉम्बिनेशन इज 2 आइसक्रीम्स एंड 1 चॉकलेट. दूसरा कॉम्बिनेशन इज 1 आइसक्रीम एंड 3 चॉकलेट्स. तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस कितने गुड्स के हैं? 2 गुड्स के हैं. दोनों कॉम्बिनेशंस खाने पर मुझे हमेशा सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है. समझ में आया? पहले है 2 आइसक्रीम्स 1 चॉकलेट. दूसरा कॉम्बिनेशन है 1 आइसक्रीम 3 चॉकलेट. क्लियर? तो दोनों कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम करने के बाद आई विल बी इक्वली सैटिस्फाइड. अब इसमें MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे पता पड़ता है? जैसे कि मुझे पहले मैं 2 आइसक्रीम्स खा रही थी, पर अगर मुझे चॉकलेट का कंजम्पशन बढ़ाना है तो मुझे आइसक्रीम को कम करना पड़ेगा. That means you are substituting ice cream with chocolate. यानी एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए आपको दूसरी कमोडिटी को छोड़ना पड़ेगा. तो आप एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. 2 कॉम्बिनेशंस 2 आइसक्रीम 1 चॉकलेट पहला कॉम्बिनेशन. दूसरा कॉम्बिनेशन 1 आइसक्रीम 3 चॉकलेट्स. बोथ कॉम्बिनेशंस आर गिविंग सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन. एक कमोडिटी को बढ़ाना है तो दूसरी को कम करना पड़ेगा. यानी आपको दूसरी कमोडिटी पहली कमोडिटी से आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. चलिए, this now open MCQ pamphlet. I hope everybody has got. सबने ले लिया है. हम PPC से रिलेटेड MCQs पहले डिस्कस करते हैं. पेज नंबर 17 ऑफ योर पैम्पलेट. ये जो MCQ का पैम्पलेट आपको मिला है, जिसने पैम्पलेट नहीं लिया है उनके लिए जो मैंने PDF शेयर किया था, सेकंड PDF, उसमें 2018 के पेपर में, वेडनेसडे 2018 के पेपर का, वेडनेसडे 2018 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 27, वेडनेसडे 2018 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 27, या फिर इस पैम्पलेट का 17th पेज नंबर. चलिए पढ़िए क्वेश्चन.
Hurbler's theory of opportunity cost is represented by Hurbler's theory of opportunity cost theory किससे represent होती है? Indifference curve से, isoquant से, supply curve से कि production possibility curve से? बताइए. Production possibility curve. Possibility curve से. Very good. Same page, question number 23. Same page पे question number 23. Which of the statement is correct? Refer your notes. अभी हमने पढ़े हैं, उसे रेफर कीजिए और कोशिश कीजिए कि दिमाग में बैठ जाए. If correct बताना है. Let's see. If marginal opportunity cost in production are constant, the PPC is concave to the origin. नहीं, हमें पता है जब marginal opportunity cost is constant तो PPC is a straight line sloping downward. तो ये statement incorrect है, छोड़ देते हैं. Next, if marginal opportunity cost in production are increasing, PPC will be positively sloped. कभी भी PPC पॉजिटिवली स्लोप नहीं होता है. तीनों कंडीशन में PPC नीचे ही गिरता है ना? PPC या तो स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरेगा या कॉनकेव में नीचे गिरेगा या कॉन्वेक्स में नीचे गिरेगा. तो PPC हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड ही होता है क्योंकि वो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट. ये हमेशा ध्यान रखो, PPC तीनों कंडीशंस में गिरता ही है नीचे. दैट मींस इट इज नेगेटिवली स्लोप. इट इज नेवर पॉजिटिवली, ऊपर नहीं बढ़ता. नेक्स्ट इज कहां गया? हाँ, इफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्रोडक्शन आर डिक्रीजिंग, PPC विल बी कॉनकेव टू द ओरिजिन. ये मुझे लग रहा है सही. एक बार नोट्स में देख लीजिए. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, यार मुझे क्यों गड़बड़ लगा? If marginally cost in production are decreasing, increasing હોય તો मार्जिनल कॉस्ट तो इंक्रीज होगी ना मैम. तो मेरे को तो तीनों ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं. If marginal opportunity costs are decreasing, the PPC will be concave to the origin. तो हमने गलत लिख लिया क्या? जस्ट अ मिनट, सर्कल कीजिए. मैं देख रही हूँ पैम्पलेट में. आई विल सी. नहीं, पैम्पलेट में नहीं है, इट इज इन दी TPT. ठीक है, इसको सर्कल कीजिए. आई विल लेट यू नो इट्स आंसर जस्ट आफ्टर द क्लास, क्योंकि आई नीड टू रेफर द PPT फॉर दिस. So I will send in the group answer for this. Next, PPC से related तो नहीं है, but PPC से रिलेटेड नहीं मिल रहा है. बट सेम पेज पे आप देखें तो मुझे फिर भी एक सेकेंड. By sacrificing same amount of Y, we can produce more of X. ज्यादा बना रहे हैं तो cost is decreasing. I think all the options are wrong for this, but still मैं एक बार वापस से रेफर कर लूंगी. अच्छा ठीक है. इसके अलावा जो चीजें आपको याद करनी है वो मार्क कीजिए. Come to page number 2. Come to page number 2. 2 यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है उस पर क्वेश्चन नंबर 8 है. When a nation imposes import tariff, the nation's offer curve will be.
अब ये कहीं से कहीं तक हमारे सिलेबस में नहीं मेंशन किया गया है, तो इसका कंसेप्ट भी अगर मैं अपने कंसेप्ट पे लगाऊं तो इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, बट आई हैव रेफर्ड टू द राइट आंसर्स, उसमें यही आंसर्स है। तो दिस यू हैव टू लर्न। कैसे याद करेंगे सुनिए। ऑफर कर्व, पहली चीज जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, ऑफर कर्व ऑलवेज बल्जेस टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ इंपोर्ट। याद है, बताया था। आप अगर कोई नॉर्मल ऑफर कर्व बनाएंगे तो उसको हम कंट्री ए के लिए अगर ऑफर कर्व बनाते हैं तो नीचे एक्स एक्सिस पे लिखते हैं रबर इंपोर्ट और वाई एक्सिस पे लिखते हैं क्लॉथ एक्सपोर्ट। तो ऑफर कर्व का शेप जो होता है वो बल्ज होता है हमेशा टू द एक्सिस ऑफ इंपोर्ट। वैसे ही जब टैरिफ इंपोज होगी तो ऑफर कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ इंपोर्ट। वापस से हमेशा वो इंपोर्ट एक्सिस पर बल्ज होता है और इंपोर्ट एक्सिस की तरफ ही शिफ्ट होता है। तो इंपोर्ट एक्सिस की तरफ शिफ्ट होगा, दैट मींस शिफ्ट अवे फ्रॉम द एक्सपोर्ट एक्सिस। समझ आया? दो कंसेप्ट्स, दो क्वेश्चंस जो इसमें डिफिकल्ट बनते हैं। ऑफर कर्व ऑलवेज बल्जेस टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ इंपोर्ट और ऑफर कर्व शिफ्ट भी होता है किसी भी कंडीशन में टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ इंपोर्ट। तो यानी इट मूव्स अवे फ्रॉम एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। तो शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द एक्सिस मेजरिंग एक्सपोर्ट। जब भी टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इज द टैक्सेस जो कि हम इंपोर्ट्स पर लगाते हैं। अब ये कैसे रिलेटेड है, दिस इज नॉट कम एनीवेयर, बट स्टिल इसका एमसीक्यू है तो हम इसे लर्न कर लेते हैं। ये चीज आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 7 पे। ऑब्जेक्टिव टाइप 2010-11, आई थिंक जो राइट आंसर्स की आई है आपको भी मिली होगी, उसमें 10-11 के आंसर्स नहीं मार्क हैं। तो लेट्स मार्क दीज आंसर्स। हम ये वाले आंसर्स मार्क कर देते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे भी जो आपको लर्न करने हैं। चलिए, पहला है क्रॉस बार्टर एंड कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड आर इक्वल व्हेन। आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, ग्रॉस बार्टर टर्म्स का फॉर्मूला होता है इंपोर्ट क्वांटिटी अपॉन एक्सपोर्ट क्वांटिटी, राइट। और कमोडिटी यानी नेट बार्टर टर्म्स का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस। दोनों को इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इंपोर्ट प्राइस इंटू इंपोर्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट प्राइस इंटू एक्सपोर्ट क्वांटिटी, यानी इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट। तो कंडीशन क्या होगी? देयर इज, बता सकता है कोई? इक्विलिब्रियम इन बैलेंस। नॉट स्टडी तो आपको जब पढ़ाया गया था ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और नेट बार्टर, तब ये क्लियरली पीपीटी में भी है, वीडियो में भी है। किसको उसका सोल्यूशन लिखना है तो मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं, आपको ध्यान में आ जाएगा। फॉर्मूला लिखिए ग्रॉस बार्टर का, बोलिए ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला इज इंपोर्ट, बोलो, क्वांटिटी अपॉन एक्सपोर्ट क्वांटिटी इनटू 100। हाँ 100 अभी भूल जाओ, इंपोर्ट क्वांटिटी अपॉन एक्सपोर्ट क्वांटिटी, ठीक है, इज इक्वल टू नेट बार्टर प्राइस अपॉन हाँ एक्सपोर्ट प्राइस, यस, एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तरफ इंपोर्ट आ जाएगा पूरा, दूसरा तरफ एक्सपोर्ट आ जाएगा पूरा। तो इंपोर्ट प्राइस इंटू इंपोर्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट प्राइस इंटू एक्सपोर्ट क्वांटिटी। सो ये जब भी दोनों इक्वल होंगे तो देयर वुड बी इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। लिख लीजिए, जब भी इक्वल होते हैं तो देयर इज इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, देयर इज सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, देयर इज डेफिसिट, देयर इज इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी।
Done? Next. The offer curve of a nation bends towards the axis that measures. अभी बताया था. Import. Import commodity. Import commodity. Yes. The slope of community indifference curve expresses. अभी लिखा है, जस्ट देखिए कॉपी में, indifference curve क्या बताता है? एक कमोडिटी को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो दूसरी कमोडिटी से, तो एक्सचेंज रेशियो बिटवीन टू कमोडिटीज, marginal rate of substitution in consumption, marginal rate of transformation, none of the above. What will be the Marginal answer? rate of Marginal substitution. rate of substitution. ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा, अगर यहाँ पर होता, ध्यान से सुनना, the slope of production possibility curve shows, तो ऑप्शन क्या होता? The slope of production possibility curve PPC shows marginal rate of transformation in production. very good, very good, very good. The marginal rate of transformation. Next, nations through trade may consume at levels beyond their PPC, will be limited in their consumption to the points on production possibility frontier, will not alter their previous production patterns, are more likely to conform to choices inside their production possibility frontier. चलिए इसे समझते हैं. पीपीसी के ऊपर या पीपीसी के अंदर, पीपीसी के ऊपर लाइन पर अगर प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आई थिंक यू माइट बी नोइंग एज पर योर पास्ट नॉलेज, पढ़ा है या आपने, जब भी पीपीसी पर प्रोडक्शन होता है तो इट इज फुलर यूटिलाइजेशन, अंदर होता है तो अंडर यूटिलाइजेशन. बाहर आप नहीं कर सकते. पीपीसी के बाहर आप तभी प्रोड्यूस कर पाओगे जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर करोगे. तो इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा बेनिफिट करता है कंट्रीज को, और इससे कंट्रीज अपने पीपीसी के बियॉन्ड प्रोडक्शन कर सकती हैं. व्हाट विल बी द आंसर? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कर सकती हैं. व्हाट विल बी द आंसर? ट्राई कीजिए. इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट होगा तो वी विल बी एबल टू कंज्यूम. A may consume at levels beyond their production their possibility frontier. possibility. Yes. Sorry. अब fifth one is again rectification वाला question. The achievement of gains of trade require, अगर आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड से गेन करना है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड से गेन करना है, तो आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. एब्सोल्यूट एडवांटेज भी होना चाहिए, नेट एडवांटेज होना चाहिए, कि बोथ एडवांटेज होना चाहिए. तो अगर आप अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज होने के बावजूद भी कंट्रीज गेन नहीं करती. तो इनका आंसर है नेट एडवांटेज होना चाहिए. अभी हमारे इसमें कहीं नहीं है, स्टिल अब क्या करें? द आंसर इज कंपैरेटिव एडवांटेज में भी कभी लॉस हो जाता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज में भी होता है कि कभी कंट्री गेन नहीं कर रही है. तो कैसा एडवांटेज होना चाहिए? नेट एडवांटेज, जो हमने नहीं पढ़ा है. पर आंसर इज नेट एडवांटेज. चलिए 6 अभी छोड़ते हैं. सेवेंथ पे आते हैं पहले. According to theory of comparative cost, there are types of cost differences. According to theory of comparative cost theory कहती है कि cost को हम measure करते हैं in terms of only. कोई है जो बता सकता है? Absolute में, comparative में, cost को हम कौन से factor में ही measure करते हैं? कोशिश करो. नहीं, endowment word आता है HO में. कॉस्ट को ने, अच्छा ये बताओ कि ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होता है इन दोनों थियरीज में?
Labor. लेबर, यस, एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लेबर, कंपैरेटिव कॉस्ट में भी और एब्सोल्यूट एडवांटेज में भी। हेक्सो रोलिंग में कितने तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात होती है? लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल। तो हाँ, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा उसी की कॉस्ट होगी। चलिए अब आंसर कीजिए। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट डिफरेंस? कंपैरेटिव कॉस्ट में कितने फैक्टर्स होते हैं? 1. लेबर, तो उसी का डिफरेंस आएगा। तो देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ कॉस्ट डिफरेंस। देखो मैं अभी भी आपसे कहती हूँ एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके सर पैर ही पता नहीं कहाँ होते हैं, बट स्टिल यू हैव टू यूज योर माइंड कि हमने कंपैरेटिव कॉस्ट में ही पढ़ा है कि इंडिया में 2 यूनिट्स ऑफ लेबर कैन प्रोड्यूस दिस, मलेशिया में 2 यूनिट्स ऑफ लेबर कैन प्रोड्यूस, यानी सिर्फ लेबर की बात होती है, यानी लेबर को ही पैसा देना होता है। तो देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ कॉस्ट डिफरेंस जो कि लेबर है। नेक्स्ट 8th छोड़ते हैं, 9th पर आइए। नाइन्थ ट्राई कीजिए। द टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये मैंने जब संडे को रिवीजन लिया था ना तब मैंने 2-3 बार रिपीट करा था। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? कोई? टर्म्स ऑफ ट्रेड measures relative prices in exporting जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस है वो म्यूट हो जाओ। measures the volume of exports, measures how many units of goods must be given up for each unit received, कितना देना पड़ेगा ताकि दूसरा मिल सके। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। यस, ए नहीं बेटा, प्राइस कुछ नहीं। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब है कितना आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि आप दूसरी कंट्री से कितना सामान बदले ले सकें। चलिए नेक्स्ट, तो ऑप्शन डी 10th वाला, टैरिफ बैरियर्स टेंड टू, टैरिफ फिर से ध्यान से सुनना, हमारी कंट्री ने अगर टैरिफ लगा दिए, टैरिफ का मतलब होता है, मैंने कुछ समझाया था, किसी को याद है टैरिफ का मतलब? किस पे लगा दिए? इंपोर्ट पर। तो अगर इंपोर्ट पर टैक्स लग जाएगा तो इससे पहली चीज ये होगी कि लोग इंपोर्ट क्या कराएंगे? लोग इंपोर्ट क्या करेंगे? बंद कर देंगे। बंद कर देंगे या कम कर देंगे। या दूसरी चीज, फिर भी अगर इंपोर्ट करना है तो प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स क्या हो जाएगी? वो चीज जो हम चाइना से, हाँ वो चीज जो हम चाइना से 2 रुपए में बुलवाते थे उस पर टैक्स लग जाएगा, तो वही चीज अब हमें ज्यादा रुपए में पड़ेगी, 3 रुपए में पड़ेगी। राइट? वापस से, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स लगाना ताकि इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं उसको कम कर सकें। फिर भी अगर कम नहीं होते हैं या जिनको इंपोर्ट कराना है तो उनके लिए प्राइसेस बढ़ जाएगी। चलिए अब ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। टैरिफ बैरियर्स टेंड टू रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। अरे भाई प्रोडक्शन की बात ही नहीं आती, टैरिफ लगता है इंपोर्ट पर। रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, रेज प्राइसेस इन टैरिफ इंपोजिंग कंट्री, ऑल ऑफ द अबव। सी। रेज प्राइस, सी। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया ने टैरिफ लगाया है तो हम जो चीज मंगा रहे हैं उसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। चलिए 11th, when tariff is imposed the offer curve of nation will, अभी समझाया था, किसकी तरफ बढ़ता है? Import. चलिए ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ट्राई कीजिए। इंपोर्ट सी।
Yes, shift towards the axis measuring import. Next, according to Heckscher-Ohlin theory, trade results mainly from the fact that different countries have dash. A. HO theory का कौन सा word होता है? Endowment. Endowments. Very good. Yes. So according to Heckscher-Ohlin theory, trade results mainly from the fact that different countries have difference in factor endowment. जब भी HO theory है तो endowment is the answer. थर्टीन्थ अभी रुकते हैं, 14th ट्राई करो. अगेन आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से है, पर तुम्हें थोड़ा पास नॉलेज, थोड़ी अपनी समझ लगानी पड़ेगी. हेलो Foreign मैम. tra- हाँ, हेलो. 6-7 का आंसर रिपीट करो ना आप. 6 तो मैंने कराया ही नहीं. नहीं, 6 मैंने कराया ना. नहीं करवाया. हाँ, जो नहीं कराया अभी रुक जाओ ना. जो नहीं कराया अभी ओके ओके. हाँ हाँ. ओके ओके. 14th ट्राई करो. Optimal. ऑप्टिमल. Optimal. 15th ट्राई करो. Purchase of goods from one country with the object of selling them to another country is called, पहले तो होता है सिर्फ दूसरी कंट्री से लेना, import. एक होता है सिर्फ Interport. बेचना, export. इंटरनेशनल ट्रेड. ना बच्चा नहीं. देखो अपने ना पहला, अपनी कॉपी का पहला पेज देखो, तुमको मिलेगा ये. कॉपी का फर्स्ट पेज पे फर्स्ट वीडियो में Interport. डिस्कस किया है. इंटरपोर्ट ट्रेड. यस. हाँ, एक कंट्री से लेना, अपने पास रख के उसी चीज को दूसरी कंट्री को सेल कर देना इज इंटरपोर्ट ट्रेड. तो ऑप्शन इज सी. चलिए आइए अब डायरेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 8. हमने नहीं किया है. चलिए, तो क्या टैरिफ लगाना अच्छी बात है? नहीं है. इससे किसी का भी बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि आप टैरिफ लगा तो रहे हो पर आप इंपोर्ट नहीं रोक पाओगे, बल्कि आपकी कंट्री में इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएगी. तो क्वेश्चन है, व्हेन अ कंट्री रिड्यूसेस इट्स टैरिफ बैरियर, हटा देती है टैरिफ बैरियर, तो सबको बेनिफिट होता है. ऑल ट्रेडिंग कंट्रीज प्रोबेबली बेनिफिट. ऑप्शन ए. तो टैरिफ से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं. सबसे पहली चीज, टैरिफ लगने से इंपोर्ट की प्राइसेस ऑफ द कंट्री imposing tariff increases. Very good. Tariff barriers अगर हटा देते हैं तो everyone gets benefit. तीसरा, टैरिफ लगाने से ऑफर कर्व ऑफ द कंट्री शिफ्ट्स Import. away from export या फिर टूवर्ड्स इंपोर्ट. चलिए, सेम पेपर में पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन 24 है. Imposition of tariff leads to Increase in price of imports. Price of imports. 24th का D, increase in the price of import. चलिए, अब देखते हैं पुराना कितना याद है. 22. सेम उस पे, सेम पेपर में 22. अकॉर्डिंग टू लिएंटिफ, क्या हुआ था? लिएंटिफ कौन सी थ्योरी में था? लिएंटिफ बाबा HO थ्योरी में था. हाँ, इसने क्या कहा था? पिछली क्लास में भी रिवाइज किया था. क्या कहा था इसने? कि हम
भले ही किसी कंट्री में, यूएस में, भले ही कैपिटल का सप्लाई ज्यादा है, फिर भी यूएस कैपिटल इंटेंसिव गुड्स नहीं नहीं बना सकती। सकता, क्यों? डिमांड ज्यादा है। क्योंकि वहां पर कैपिटल की डिमांड ज्यादा है, जिस कारण वहां पर कैपिटल की प्राइस भी, जिस कारण वहां ज्यादा है। कैपिटल की ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो लियनटिफ, जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लियनटिफ यूएसए को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने, नहीं नहीं चाहिए? बनाने चाहिए। तो फिर क्या बनाना चाहिए? लेबर लेबर इंटेंसिव। लियनटिफ यूएसए एक्सपोर्ट्स लेबर इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव गुड्स। मैम ऑप्शन ऑप्शन ए लेबर इंटेंसिव गुड्स। समझ में आया? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. इसी से जुड़ता है क्वेश्चन नंबर 16, सेम उसमें, सेम पेपर में, यानी पेज नंबर 8 पे। इसी से नहीं जुड़ेगा, एक सेकेंड, इससे नहीं जुड़ेगा, अलग है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यूएसए शुड इंपोर्ट अकॉर्डिंग टू एचओ थियरी। अब एचओ थियरी के अकॉर्डिंग अलग है, और लियनटिफ बाबा ने क्रिटिसाइज करके अपना अलग चीज दी है। एचओ थियरी के अकॉर्डिंग नॉर्मल, सुनो ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना। एचओ थियरी के अकॉर्डिंग जिसके पास कैपिटल ज्यादा है वो कैपिटल बनाएगा, इंटेंसिव गुड्स बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा, और लेबर इंटेंसिव इंपोर्ट करेगा। पर जो लियनटिफ ने कहा है वो इसका क्रिटिसिज्म है, राइट? इसका अपोजिट है। तो सिर्फ एचओ थियरी की बात करें तो यूएसए शुड इंपोर्ट लेबर लेबर इंटेंसिव। इंटेंसिव गुड्स। वेरी वेरी गुड, समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 में, पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन 16। क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट? लियनटिफ का कंसेप्ट उल्टा है और एचओ का सीधा साधा है। लेबर, जहां पे कैपिटल ज्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव बनाए, जहां पर लेबर ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव बनाए, दैट्स इट। इसको अपोज किया था लियनटिफ ने, और लियनटिफ ने यूएसए के लिए कुछ नई चीज बताई थी। डन? बढ़े आगे? चलिए, हाँ, आते हैं 21st, सेम पेपर में 21st क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये भी कहाँ से आया है क्वेश्चन, ऊपर से उतरा है, बट फिर भी पास्ट नॉलेज थोड़ा सा लगा के कैसे मैंने सॉल्व किया मैं आपको बताती हूँ। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पोर्शन ऑफ ऑफर कर्व डिपिक्ट्स इलास्टिसिटी इक्वल टू। अब देखिए, ऑफर कर्व मुझे पता है, तो ऐसा वाला बनता है या ऐसा वाला बनता है। मेरे पास राइटिंग पेन आज नहीं है, तो ऑफर कर्व्स आपको दो शेप्स पता है ऑफर कर्व के, कंट्री ए के लिए और कंट्री बी के लिए। वेरी गुड। हाँ, तो भाई स्ट्रेट लाइन तो हमको पता ही नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं ऑफर कर्व स्ट्रेट लाइन। पर हमने पुराना सीखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी में जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, कोशिश करो, स्ट्रेट लाइन होती है तो इलास्टिसिटी हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू इंफिनिटी। स्ट्रेट लाइन में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी ना। स्ट्रेट लाइन कर्व जब भी बनता है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, 1 यूनिटी। हाँ, ठीक है, तो इधर से अगेन रट्टोफाई कहाँ से आया उड़ के, आई डोंट नो। फिर आते हैं एंड नेक्स्ट कल के, मतलब कल के दिस ईयर आल्सो यू विल गेट सर्टेन क्वेश्चंस जो आते ही, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आता ही है। 25th, ये आपको आपकी स्टडी मटेरियल को थोड़ा खगालना पड़ेगा। द कंसेप्ट ऑफ इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय, आपकी स्टडी मटेरियल में नाम दिए हैं। जीएस टॉरेंस। यस, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया, ग्रॉस वाटर किसने दिया, ऐसे नाम दिए हैं, तो यू हैव टू लर्न द नेम्स एंड इसका आंसर है जीएस टॉरेंस। चलिए, अब आते हैं 6th वन। तो अगेन आई नो द करेक्ट आंसर बट आई डोंट नो कैसे आया, तो 6th वाले के लिए छोड़ दीजिए, 6th वाले को। फिर कौन सा बचता है?
17th, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ तो हमने किया ना, may consume at levels beyond their production possibility content. 17th also I don't know. Tedmo. Which one? 13. 13. 13. चलिए करते हैं ये। International and inter-regional trade differ primarily because, वापस से, इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है ये पूछ रहा है वो। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड यानी रीजन के अंदर है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। पहला, कंपैरेटिव एडवांटेज इज रेलेवेंट टू द फॉर्मर बट नॉट टू लेटर, यानी कंपैरेटिव एडवांटेज इंटरनेशनल के लिए होता है पर इंटर रीजनल ट्रेड में कंपैरेटिव एडवांटेज की जरूरत नहीं होती। दूसरा, कंपैरेटिव एडवांटेज इज रेलेवेंट टू लेटर बट नॉट टू द फॉर्मर, यानी कंपैरेटिव एडवांटेज डोमेस्टिक इंटर रीजनल के लिए लेटर यानी बाद वाला है ना, तो कंपैरेटिव एडवांटेज रेलेवेंट है बाद वाले के लिए पर ये वाले के लिए नहीं। कंपैरेटिव एडवांटेज इज रेलेवेंट टू लेटर बट नॉट टू द फॉर्मर, क्या बोल रहा है आई डोंट नो। प्लस रिसोर्सेज सप्लाई वेरी एज बिटवीन डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तुम होते तो तुम किसको मार्क करते? D. जी यस, सीधी सी बात है, ऊपर के तो कुछ समझ नहीं आ रहे पर लास्ट वाला ये समझ में जरूर आ रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में ये दोनों में ये डिफरेंस है कि हर कंट्री में सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग होता है। तो डी इज ऑल्सो द राइट आंसर, और मुझे ऊपर के कुछ भी समझ नहीं आया, आई नो डी इज द आंसर, और डी ही मेरे को एक ऑप्शन जो समझ में आया। चलिए 20th। None of the above. Okay, so you know offer curve was developed by whom? J.S. Mill. J.S. Mill. Reciprocal demand theory was developed by J.S. Mill. Offer curve was developed by, I think, Edgeworth and Marshall. Yes. Let me check. Edgeworth and Marshall. Yes, तो रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी दी थी उसने J.S. Mill ने, और जो ऑफर कर्व था वो एजवर्थ एंड मार्शल ने दिया था, इसलिए नन ऑफ द अबव। ठीक है, बस आई केम टू नो दीज मेनी ओनली। चल 23rd भी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं, क्योंकि ये मैंने ना एक दो बार बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला है कि ये पढ़ना, ये वाला लिमिटेशन, ये वाला एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एचओ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो अकॉर्डिंग टू एचओ थ्योरी, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फॉर द सेम प्रोडक्ट इज, फॉर द सेम प्रोडक्ट यानी दो प्रोडक्ट होते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, दोनों ही ऑप्शन। अरे ऑप्शन के पहले तुम तो सोचो, मैं तो बता दूंगी बेटा, तो रटने से एग्जाम में नहीं होगा, थोड़ा सोचो। प्रोडक्शन मैंने बार बार बोला, पैम्पलेट नहीं है तो ऑप्शन बता ऐसा। अच्छा पैम्पलेट नहीं है, ओके मैं वापस क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर। अकॉर्डिंग टू हेक्सर-रोलिन थ्योरी, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फॉर सेम प्रोडक्ट यानी सेम प्रोडक्ट को हमने मान लिया लेबर इंटेंसिव, तो लेबर इंटेंसिव का प्रोडक्शन फंक्शन एक कंट्री में, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का प्रोडक्शन फंक्शन दूसरी कंट्री में विल बी ऑप्शन ए सेम, डिफरेंट, ईदर ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। Different. बेटा assumption ये है Same in both countries. डिफरेंट नहीं वाला तो सेम ही होगा। चलो तो समझ लो पहले चीज को, प्रोडक्शन फंक्शन में बार बार बोल चुके हूँ, प्रोडक्ट फिर भी मुझे पता नहीं आएगा समझ में, फिर भी मैं एक बार लास्ट बार बोल देती हूँ। प्रोडक्शन फंक्शन फॉर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ सेम प्रोडक्ट यानी एक ही प्रोडक्ट है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, वो इंडिया में भी लेबर इंटेंसिव ही माना जाएगा और किसी दूसरी कंट्री में भी लेबर इंटेंसिव ही माना जाएगा। कैपिटल है तो वो यहाँ भी लेबर कैपिटल इंटेंसिव होगा, वहां भी कैपिटल इंटेंसिव होगा, तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन दोनों कंट्रीज में सेम। इसी assumption का लिमिटेशन भी है एचओ थ्योरी में, लास्ट लिमिटेशन है इससे रिलेटेड।
तो ये हुआ आंसर सेम ऑप्शन ए। चलिए, तो इस पेपर में मैं आपको इतने आंसर्स दे सकती हूँ जिनका वैलिड लॉजिक लग रहा है। ठीक है, और भी कुछ डिस्कस करना था मुझे, जो इजी इजी है, जो मुझे पता है आप कर पाएंगे। पेज नंबर 9 क्वेश्चन 2, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। पेज नंबर 9 क्वेश्चन 2। Labor intensive. Labor intensive. वेरी गुड, कुछ करो ना करो, आई होप ऐसा क्वेश्चन एक तो आ जाए। चलिए, थर्ड, यूएसए शुड इंपोर्ट अकॉर्डिंग टू एचओ थियरी। Labor intensive. Labor intensive. यस, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, ये भी मैंने डिस्कस किया है पहले। लिएंटिव टेस्टेड हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ। चलिए मैं वापस से समझाती हूँ क्या मतलब है। एचओ थियरी कहती है सप्लाई फैक्टर एंडोमेंट हर कंट्री में अलग अलग है, पर लिएंटिव ने बोला सिर्फ सप्लाई को नहीं देखना है, एक और चीज को देखना है। वो क्या है? Demand curve. डिमांड कर्व। तो डिमांड को देखना है, इसलिए लिएंटिव टेस्टेड हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व। फिफ्थ, Increase in price of import. yes, fifth is imposition of tariff lead to increase in price of import. चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन इन्वॉल्व्स इंकरेज मेरिट्स ऑफ। अगर हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे तो किसके मेरिट्स बढ़ेंगे? लग्जरी आइटम्स के, कंज्यूमर आइटम्स के, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स विच आर कंपीटिंग विद इंपोर्ट। तुम होते तो किसको लगाते? D. Export product. ये सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे तो मेरिट्स बढ़ेंगे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के। अच्छा, अब मुझे एक जो बहुत जरूरी डिस्कस करना है, रुको एक मिनट, मुझे याद आया एक सेकंड। यस यस, हाँ, पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन 19। पढ़ते हैं, दिखा सबको? Given absolute cost difference, which of the following country has advantage in production of X and Y commodities? तो ध्यान से देखो, कंट्री ए 10 यूनिट्स ऑफ एक्स बना रही है या 5 यूनिट ऑफ वाई बना रही है। कंट्री बी 5 यूनिट ऑफ एक्स बना रही है, 10 यूनिट ऑफ एक्स 5 यूनिट ऑफ एक्स बना रही है और 10 यूनिट ऑफ वाई बना रही है। बताओ किसको किसमें एडवांटेज है पहले ऑप्शंस पढ़ने से पहले? A को X में, B को Y में. चलो ये तो क्लियर है। तो पहला ऑप्शन, country A has absolute advantage in production of X and country B has absolute advantage in production of Y. इम्पल्सिव होके पहला ऑप्शन नॉट टिक करना, पहले नीचे भी देखना, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है 10x of A upon 5x of B। चेक करो, A के लिए देख रहे 10x of A सही लिखा है, 10 यूनिट्स X के बना रही है और 5x बना रही है B। तो 10x of A upon 5x of B, और फिर लिखा है 5y of A। देखिए 5y of A है, 5y of A है और है 10y of B, 10y of B भी है, 10y of B। Both A and B are correct। Correct. ठीक है, फिर मुझे एक और ऐसा ही क्वेश्चन था जो डिस्कस करना है, पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन 24। Which of the statement is, नहीं ये नहीं करना है, रुको, ये नहीं, 25th। If country A can produce 120 units of X or 120 units of Y,
with its resources, while country B can produce 40 units of X or 80 units of Y with resources, then which of the following follows? मेरे को पहले ऑप्शन नहीं पढ़ना है, मुझे पहले रेशो बनाना है. Country A can produce 120 units of X or 120 units of Y. Domestic ratio A का क्या होगा? 1:1. 1:1. कैसे? 120 units of X or 120 units of Y. So 120 is to 120 and the ratio, domestic ratio of A is 1:1. Similarly, what is the domestic ratio of country B? 1:2. 1:2. 1:2. तो we know कि 1:1 और 1:2 के बीच में ही इंटरनेशनल ट्रेड लाई करेगा. ठीक है, तो ऑप्शन अब आप पढ़ेंगे और मुझे करेक्ट ऑप्शन बताएंगे. B. 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 बी देख लेते हैं. The terms of trade between the two countries for the two products will most likely lie between 1:1 and 1:2. समझ में आया कैसे करना है ये वाला? चलिए अब इसी से मैं पूछती हूँ आपको क्वेश्चन. If terms of trade is 1:1, which country will gain? Country A. एक ने बोला ए तो सबने बोला ए. नहीं, B. बेटा अगर दो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो हैं 1:1 एंड 1:2 और इंटरनेशनल ट्रेड किसी एक कंट्री के रेशो के बराबर हो जाता है तो वो कंट्री गेन Opposite. नहीं करती. वो कंट्री गेन नहीं करती, Opposite country. अपोजिट कंट्री गेन करती है. याद आया? संडे, लास्ट टू लास्ट संडे ये बार बार चिल्लाया था मैंने. वापस से क्या कहने का मतलब, वापस से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन. 1:1 and 1:2 are the domestic exchange ratios of two countries. If international trade ratio या international exchange ratio is 1:1, which country will gain? B. Country B. B. And country है ना, A will not gain. चलिए तो ये भी याद हो गया, आ गया, थोड़ा सा रिवाइज हुआ. देखते हैं अब मुझे जो एक और पूछना है. चलिए ये वाला यहीं से सेम पेज पे 17th पे क्वेश्चन नंबर 30. 17th पे पेज नंबर 17th पे क्वेश्चन 30 मतलब सेम पेज पे. According to new trade, external economies of scale lead to creation of market structure which becomes a base for the industry to specialization in the sector and export the product. Purely competitive. Monopolist. हाँ, तो मेरे को ये पूछना, तुमको पढ़ने के बाद समझ में आया कौन सी थ्योरी पूछ रहा है? इन न्यू ट्रेड. Yes. न्यू ट्रेड यानी क्रूगमैन्स लास्ट थ्योरी पूछ रहा है. और Paul एक Krugman. हाँ, पॉल क्रूगमैन थ्योरी. और पॉल क्रूगमैन थ्योरी ही थी जिसने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात की है. बाकी जितने भी थ्योरीज है वो सिर्फ Perfect competition. की बात करती है. ठीक है, तो इन न्यू ट्रेड, मेरे को भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, बस मुझे इतना ध्यान आया न्यू ट्रेड की बात कर रहा है. न्यू ट्रेड थ्योरी में ऑप्शन विल बी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव. चलिए 28 सेम उस पे ऊपर 28. क्रूगमैन में ढूंढो कौन सा वर्ड मिल रहा है. पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट. Positive network effect. क्योंकि बाकी सारे क्रूगमैन की थ्योरी में नाम ही नहीं आते हैं. 29th सेम पेज पे बीच में वाला 29th. ये 2 आएगा. बिटवीन टू कंट्रीज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट इज दैट one in which the same amount of capital we combine more labor, no labor, less labor, cheap labor. दिमाग लगा के लेस लेबर. yes,
कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट वो होता है जिसमें कैपिटल ज्यादा होता है और लेबर कम होता है। कम होता लेस लेबर. यस. सेम पेज पे 21. आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ. ये आपकी जनरल पूरे इंटरनेशनल ट्रेड का जो सब्जेक्ट है ना उसमें जनरल थ्योरी पे है. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू. इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड. कैसे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, थोड़ा समझाओ. कैसे इंट्रा इंडस्ट्री लगा और किसी को कोई और लगा तो कैसे लगा? क्योंकि वो सबसे अलग और बाकी 3 में तो हम पढ़ चुके हैं ना, ऑड वन आउट है. यस यस यस. क्यों? देखो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड है, क्योंकि हर क्लासिकल थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, कंपैरेटिव एडवांटेज हो, एजम्पशन में आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज भी क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड है. लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू अगेन क्लासिकल, क्योंकि उसी में लेबर को माना जाता है, यानी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में आता है लेबर थ्योरी वैल्यू. तीनों चीजें क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड है. और इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? कोई एक बच्चा भी बता दे तो मैं मान जाऊं. इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मैंने रिवाइज भी कराया था पिछले सेशन में. दैट इज रिलेटेड टू न्यू ट्रेड थ्योरी, क्रुगमैन्स न्यू ट्रेड थ्योरी. है. हाँ, एक काम करते हैं, सेशन एंड करते हैं, तुम लोग कॉपी लेके बैठ जाओ और प्लीज पढ़ो. यू नीड टू स्टडी. आखिरी के दिन पढ़ेंगे ऐसा नहीं होता तो हमेशा. और हमेशा याद रखो इंटरनेशनल ट्रेड का सेम 5 में भी, सेम 6 में यू वोंट बिलीव पिछले साल क्वेश्चंस ऐसे थे व्हिच आई वाज आल्सो नॉट एबल टू सॉल्व. तो पेपर हमेशा कहीं से अलग ही आता है उठ के. प्लीज थोड़ा जितना अपने हाथ में वो तो कर लें कम से कम. ठीक है, तो अब एंड करते हैं यहीं पे. चलिए पहले तो ध्यान से समझिए, आप अपनी नोट्स कॉपी को अच्छे से पढ़ें, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स में नहीं जाएं, ध्यान दें एजम्पशंस लिमिटेशंस पर ज्यादा. उसके बाद वो करने के बाद सारे नाम याद कर लें. सारे नाम क्लासिकल किसने दी इसमें किए, सारे नाम याद करें. 2 चीजें. पहला, रीड योर नोट्स मटेरियल thoroughly. Second, learn all the names. And third is जो MCQ में जो स्टार्टिंग में जिनके आंसर्स दिए होते हैं और जो जो हमने आंसर्स मार्क किए हैं वो अच्छे से पढ़ें. ठीक है, इतना ठीक है. फिर टाइम बचे तो मार्क कर लेना, PDF से देख के आंसर्स और उनको लर्न कर. ठीक है, चलिए. तो विद दिस आई एंड द सेशन. ये जो इंक्रीजिंग कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का जो डाउट है वो मैं सबके ग्रुप पे डाल देती हूँ, देखकर एक बार. चलिए है ना. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. डाउट्स यू कैन आस्क. ठीक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली और डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए बाय बाय. बाय बाय मैम.